Welcome to the Darkling Depths. Please like the video and subscribe to the channel. Now let's dive into the darkness. Welcome to the Darkling Depths. जेसिका कैथरीन को बताना शुरू करती है। वो बताती है कि वो पेशेंट यानी पॉल उसके रूम में थी। साइड पे लगे हुए बेंच पे बैठी हुई थी। पेशेंट के बेड की साइड पे एक छोटा सा टेबल है। उसके ऊपर एक फाइल में कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। सब ठीक जा रहा था। रात को करीब 2 बजे कुछ ही मिनटों के लिए उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो पाती है कि सामने खिड़की खुली हुई है। उसे अच्छे से याद है उसने बहुत कस के खिड़की बंद की थी ताकि कमरे में बिल्कुल भी हवा ना आए, क्योंकि रात को बहुत ठंड हो जाती है। फिर भी उसने इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा और उठ के खिड़की बंद कर दी। जब वो खिड़की बंद कर रही थी तब उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ। वो डर के एकदम से उठती है। तभी वो देखती है टेबल पे पड़ी हुई वो फाइल वो अपने आप हिलती है और खुल जाती है और उसके सारे पेजेस धीरे से उड़ के जमीन पे गिर जाते हैं। कमरे में कहीं से हवा नहीं आ रही, खिड़की भी बंद है, तो ये पेपर कैसे गिर गए? यही सोचते सोचते हैरानगी में जेसिका धीरे से चलते चलते बिल्कुल उन पेपर्स के पास जाके खड़ी हो जाती है और कंफ्यूजन में उन्हें देख रही है। तभी एक पेपर उड़ के जेसिका के मुंह पे चिपक जाता है। जेसिका शौक से कुछ कदम पीछे चली जाती है, उसे हटाने की कोशिश करती है। फिर एक के बाद एक सारे पेपर्स जेसिका के मुंह पे चिपक जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे जोर से उन पेपर्स को पकड़ के जेसिका के मुंह पे दबा रहा है ताकि उसका दम घुट जाए। वो पूरे जोर से उन पेपर्स को हटाने की कोशिश कर रही है। वो बहुत ज्यादा डर गई है, उसका दम भी घुटने लग गया है। पूरा जोर लगा देती है। वो पेपर्स उसके चेहरे से हट के फर्श पे बिखर जाते हैं। उस कमरे में नहीं रुकना चाहती, वो एकदम से दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा जाम हो चुका था, खुल नहीं रहा था। वो पूरे जोर से उसे खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा पीटती है, चिल्लाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो डर से जम जाती है, धीरे से मुड़ के देखती है। कमरे में पेशेंट के अलावा उसे कोई नहीं दिखता। तभी जिस दीवार के साथ पॉल का बेड लगा हुआ था उसके कोने में हल्का सा काले रंग का धुआं दिखाई देता है। धीरे धीरे वो धुआं बढ़ता जाता है और गहरा काला होता जाता है। ये धुआं बढ़ के बिल्कुल एक इंसान के जितना हो जाता है और उसमें एक डरावना सा चेहरा बन जाता है। उस चेहरे में 2 लाल चमकती हुई आंखें बन जाती हैं जो गुस्से से और नफरत से जेसिका की तरफ देख रही थी। वो धीरे धीरे जेसिका की तरफ बढ़ रहा है। जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाजा खोलता है वो एकदम से कमरे के बाहर भागती है। वो साया वो भी उसका पीछा कर रहा है। जेसिका उस सुनसान से कॉरिडोर में डरते हुए भाग रही है, बार बार पीछे मुड़ के देख रही है। तभी अचानक से एक साइड पे पड़ा हुआ स्ट्रेचर अपने आप जेसिका के सामने आ जाता है। उसमें टकरा के जेसिका जोर से गिर जाती है। एकदम से डर के उठती है और पीछे मुड़ के देखती है। अब वो साया वहां नहीं था, वहां एकदम से शांति हो गई थी। तभी वहां एक डॉक्टर आते हैं
और जैसिका को संभालते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताती है। डॉक्टर उसकी बात का भरोसा नहीं करते और उसे वापस कमरे में लेके जाते हैं। जब वो कमरे में वापस जाती है तो वो देखती है कि कमरा बिल्कुल पहले जैसा था। वो पेपर्स और फाइल टेबल पे ही पड़े हुए थे। इसके बाद सुबह तक का टाइम उसने उस कमरे में कैसे निकाला ये वही जानती है। कैथरीन उसे एकदम से गले से लगा लेती है। आई बिलीव यू, घर जाओ, आराम करो और शाम को मेरे घर पे आना। कैथरीन उस दिन अपनी शिफ्ट कंप्लीट करती है। वो पॉल से वैसे ही बिहेव करती है जैसे वो हमेशा करती थी। उसे इस बात का यकीन हो चला था कि वो भयानक एंटिटी पॉल की ही स्पिरिट है। वही उसके सपने में आके उसे मिलता है, वही उसे और उसके दोस्तों को डरा रहा है। इसलिए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वो और गुस्सा हो और किसी को नुकसान पहुंचाए। ना वो ये सब मैरी के साथ शेयर करती है और ना पॉल के पेरेंट्स को कुछ बताती है। रात को जब वो घर वापस जा रही होती है तो बस में बैठे बैठे भी वो यही सब सोच रही थी कि किसी तरह से पॉल को रोकना होगा। वो बस से नीचे उतरती है और अपने घर के लिए चलना शुरू कर देती है। बस स्टैंड से उसके घर तक करीब 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। सड़क बिल्कुल सुनसान है और बहुत कम लाइट है। ठंडी हवा चल रही है। चलते चलते उसके दिमाग में जैसिका वाला इंसिडेंट ही घूम रहा है। तभी उसे अपने बिल्कुल पीछे कदमों की आहट आती है, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे चल रहा हो। वो पीछे मुड़ के देखती है, वहां कोई नहीं है। वो फिर से चलना शुरू कर देती है। कुछ मिनटों बाद उसे फिर से चलने की आहट आती है। एकदम से मुड़ती है, फिर से कोई दिखाई नहीं देता। वो तेज तेज चलना शुरू कर देती है। तभी अचानक से कोई उसे धक्का देता है। वो बिना पीछे देखे भागना शुरू कर देती है और तब तक नहीं रुकती जब तक अपने घर न पहुंच जाए। घर पहुंच के वो तानिया को सब कुछ बता देती है, जो उसके साथ हुआ वो भी और जो जैसिका के साथ हुआ वो भी। तानिया ये सब सुन के बहुत शॉक्ड होती है, पर वो चाहकर भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद जैसिका वहां आ जाती है। वो तीनों यही बात कर रही थी कि ये सब रोकना पड़ेगा। कैथरीन इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। उसे लगता है कि उसने पॉल के साथ जो कनेक्शन बना लिया था, शायद उसी की वजह से ये सब हो रहा है। उसे टानिया की बात माननी नहीं चाहिए थी और उसे इग्नोर करना चाहिए था। हमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए। हम लोग अकेले इस एंटिटी से नहीं लड़ सकते। मेरी बहन ने एक टीम से कांटेक्ट किया है। हम बस उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही किया तुमने। हमें ऐसे लोगों की मदद की जरूरत है जो इन सब चीजों से डील करना जानते हो। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, रियली? वो घोस्ट हंटर्स जो शोज में होते हैं, आई डोंट बिलीव देम। हमें किसी प्रीस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। वो लोग एक प्रीस्ट से भी हेल्प लेते हैं और मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं रहते। आई थिंक हमें एक बार इन लोगों से मिल लेना चाहिए। प्लीज टानिया, एक बार इनसे मिल लेते हैं ना। मैं चाहती हूँ ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पर क्या हम लोग ये सब पॉल के पेरेंट्स को बताए बिना करेंगे? आई मीन, कैसे बताऊं उन्हें? मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो तो बेचारे पहले से इतने परेशान है। क्या बताओगी उन्हें? उनका बेटा भूत बन के लोगों को डरा रहा है। कोई जरूरत नहीं है बताने की, चुपचाप से इसका सोल्यूशन ढूंढो। क्या पता वो उन्हें भी हर्ट करें। वो भी तो हॉस्पिटल में आते हैं। कैथरीन का मन नहीं मानता पॉल के पेरेंट्स से ये सब छुपाने का, पर वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें कुछ नहीं बताएगी। जैसिका उन्हें बताती है कि होपफुली कल तक उस टीम का रिस्पॉन्स आ जाएगा।
और वो उन दोनों को इन्फॉर्म कर देगी। अगले दिन कैथरीन का ऑफ होता है और जेसिका को भी डे शिफ्ट मिल जाती है। वो कैथरीन को कॉल करके बताती है कि वो पैरानॉर्मल टीम उनसे मिलने के लिए मान गई है और वो उसे उनका एड्रेस दे देती है। कैथरीन तानिया के साथ उस एड्रेस पे जाती है। एक मिडिल एज लेडी दरवाजा खोलती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है। इसका नाम ओस्मा है। घर के अंदर वो एक आदमी से मिलते हैं। ये उस लेडी का भाई है और टीममेट भी, जेफरी। वो दोनों कैथरीन को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉल को जानने वाले जितने भी लोगों से मैंने बात की है, सबका यही कहना है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये सब क्यों कर रहा है। शायद वो अपनी हालत की वजह से अपसेट है। मैं शायद उसके एक्सीडेंट के पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके अंदर गुस्सा और नफरत भर दी हो। उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, बहुत खुश था। इस पर जेफरी कहता है, अब ये तो हमें पता करना पड़ेगा कि उसकी स्पिरिट अपसेट क्यों है, क्यों ये सब कर रही है। पर ये बात पक्की है कि तुम्हारा जो उसके साथ कनेक्शन है वो उसे ताकतवर बना रहा है। मुझे एक बार पॉल को देखना पड़ेगा। इस पे कैथरीन कहती है कि वो कल उसकी शिफ्ट के दौरान आ सकता है। जाने से पहले जेफरी उन्हें एक छोटा सा डिवाइस देता है, बताता है कि ये EMF मीटर है। अगर उनके आसपास कुछ स्पिरिट होगी तो ये स्पाइक करेगा और उस पर पड़ी हुई लाइट्स चलेंगी। ओस्मा उन्हें एक किताब देती है। उन्हें कहती है कि अगर उन्हें लगे कि उनके घर में एंटिटी है तो उसमें लिखे हुए मंत्र पढ़े। साथ ही में वो उन्हें लुबान देती है और उन्हें कहती है कि मंत्र पढ़ने के साथ साथ उस लुबान का धुआं पूरे घर में फैला दे। उनके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी उसी टाइम वहां से चली जाएगी। दोनों लड़कियां घर जाने के बाद सारा टाइम डरी रहती हैं और बार बार EMF मीटर की तरफ देखती रहती हैं, पर लकीली उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। वो दोनों उस डिवाइस को लिविंग रूम में छोड़ के सोने चली जाती हैं। रात को 3 बजे जब उनके घर में पूरी शांति है, दोनों लड़कियां सुकून से अपने कमरों में सो रही हैं, तभी उस EMF मीटर पे लाइट्स चलती हैं। अगले दिन जब कैथरीन हॉस्पिटल में होती है तो जेफरी वहां पहुंचता है। वो पॉल के रूम को बहुत ध्यान से देखता है और कुछ पिक्चर्स भी खींचता है। थोड़ी देर के बाद वहां से चला जाता है। वो कैथरीन को बता के जाता है कि वो शाम को उसके घर आएगा। शाम को तीनों लड़कियां ओस्मा और जेफरी का इंतजार कर रही है। दरवाजा नॉक होता है। कैथरीन झट से दरवाजा खोलती है, पर दरवाजे पर डेव होता है। तानिया उससे एकदम से पूछती है कि वहां पे क्या कर रहा है। वी हैड अ प्लान टुडे। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने पिक नहीं किया, इसलिए मैं देखने चला आया। तानिया उसे जवाब देने वाली होती है कि दरवाजा फिर से नॉक होता है। वो जाके दरवाजा खोलती है। अब ओस्मा और जेफरी आए हुए थे। वो दोनों घर के अंदर आते हैं। घर को बहुत ध्यान से एग्जामिन करते हैं। तानिया डेव को साइड पे लेके जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ओस्मा और जेफरी पूरे घर को अपने इक्विपमेंट से चेक करते हैं। उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई साइन नहीं मिलता। सब कुछ चेक करने के बाद ओस्मा से कहती है, हमें ये जानना होगा कि पॉल की स्पिरिट इतनी नाराज क्यों है। तीनों लड़कियां नर्वस होकर एक दूसरे को देख रही हैं। डेव वहां जो भी हो रहा है उन चीजों को सीरियसली नहीं लेता। तभी जेफरी बताता है कि उसने हॉस्पिटल में क्या फील किया। इसकी आत्मा, ऐसा लगता है कि वो सारा टाइम अपने बॉडी के पास नहीं होती, जैसे कुछ टाइम के लिए वो कहीं चली जाती है या मानो कि कहीं छुप जाती है। आज उसके कमरे में मुझे कोई पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं मिला।
मैंने सारी पिक्चर्स भी ध्यान से देखी, कुछ अजीब नहीं कैप्चर हुआ उनमें। कहां चला जाता है वो और क्यों? अब ये तो सिर्फ वही बता सकता है। तो ठीक है, उसी से पूछ लेते हैं। उसी से पूछती हूँ। डाइनिंग टेबल पे ईएमएफ और एक वॉइस रिकॉर्ड करने वाला इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। वो सब लोग चेयर्स पे बैठे हुए हैं। कमरे में बिल्कुल शांति है। ओस्मा अपनी आंखें बंद करती है और कुछ देर मेडिटेट करती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और पूछती है, क्या यहाँ कोई आत्मा है? पॉल, क्या तुम यहाँ हो? वो सब लोग ईएमएफ मीटर की तरफ देखते हैं। कोई सिग्नल नहीं। पॉल, बात करो। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो कैथरीन से? फिर से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सन्नाटा। तुमने जेसिका पे अटैक क्यों किया था? क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर से कोई सिग्नल नहीं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद इन लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे ये सेशन वर्क नहीं कर रहा। तभी अचानक से ईएमएफ पे सिग्नल आता है। ओस्मा अपना सवाल फिर से पूछती है। जेफरी एकदम से उस वॉइस इक्विपमेंट का साउंड बढ़ा देता है। वो इक्विपमेंट सिर्फ आवाज रिकॉर्ड ही नहीं करता, उसे इनहेंस करके सुनाता भी है। ओस्मा फिर से पॉल का नाम लेके पूछती है कि क्या वो वहां है। तभी उन लोगों को आवाज सुनाई देती है। हाय कैथरीन। लड़की एकदम से डर जाती है। डेव भी शॉक्ड हो जाता है, पर वो डरता नहीं है। ओस्मा पूछती है, तुम कैथरीन से कुछ कहना चाहते हो? मुझसे बात करना बंद मत करो। वो लोग सुन हो जाते हैं सुन के। क्या तुम्हें मदद चाहिए? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आई नीड कैथरीन डर से जम जाती है। तुम्हें उसे अकेले छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम दोनों साथ में नहीं हो सकते। उसे परेशान करना बंद करो। अब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तुमने जेसिका पे क्यों अटैक किया था? फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बार बार अपना क्वेश्चन रिपीट करती है। अचानक से उनके पास पड़ी कुर्सी अपने आप गिर जाती है और अपने आप ट्रैक होते हुए दूर चली जाती है। लड़की एकदम से डर के चीख मारती है, दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। अब डेव भी डर गया था। अचानक से कमरे की लाइट्स चली जाती है। वहां बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जिसके पास भी फोन था वो एकदम से फोन की फ्लैश ऑन कर लेते हैं। तभी टेबल एकदम जोर से शेक करना शुरू कर देता है। सब लोग डर के दूर खड़े हो जाते हैं। वो सब लोग एक दूसरे के पास खड़े हैं और फ्लैश लाइट टेबल की तरफ है। वो टेबल को देख रहे हैं। Stop all this. हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अचानक से शेकिंग बंद हो जाती है। वो सब लोग आसपास देखते हैं। वो सब डरे हुए हैं। अब पता नहीं क्या होगा।
थोड़ी दूर ऐसे ही डरे से हमें वहां खड़े होके वेट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब शांत हो गया है तो चैन की सांस लेते हैं। टहनिया एकदम से डाइनिंग टेबल के पास पड़ी चेयर पर जाके बैठ जाती है और अपना हाथ अपने सर पे रख लेती है। उसी टेबल के नीचे से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। वो अपना फोन उठाती है, डरते हुए टेबल के नीचे देखती है। फ्लैश लाइट टेबल के नीचे घुमाती है। अचानक से एक डरावना सा चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ जाता है। वो डर और शौक से कुर्सी से नीचे गिर जाती है। उसकी एकदम से चीख निकल जाती है। सभी लोग उसे संभालने उसके पास पहुंचते हैं। जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाले होते हैं कि टेबल के नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है और उसे टेबल के अंदर खींचने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। डेव एकदम से भाग के जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींचने लगता है। जेफरी भी जाके उसकी मदद करता है। कैथरीन एकदम से चिल्ला के कहती है, बंद करो ये सब, पॉल स्टॉप। वो भी डानिया के पास भागती है और उसे खींचने की कोशिश करती है। कुछ मिनटों तक स्ट्रगल करने के बाद डानिया छूट जाती है और सब बंद हो जाता है। कमरे में एकदम से शांति हो जाती है और लाइट्स भी वापस से जल जाती हैं। ये स्पिरिट बहुत ईवल है। हमें पास्टर जॉर्ज की हेल्प लेनी पड़ेगी। एकदम से जेसिका रोते हुए कहती है, मुझे इस सब में नहीं पड़ना। मैं दोबारा कभी पॉल के रूम में जाऊंगी नहीं। मुझे इन सब से दूर रहना है। आई एम डन विद दिस। इतना कह के वो जोर जोर से रोने लग जाती है। कैथरीन को अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगता है। अब जबकि उसे क्लियर हो गया है कि पॉल उसी के पीछे है, तो उसके दोस्तों को इन सब में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है।